हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के अंदर पढ़ा था नेचुरल मेथड के बारे में, जिसमें हमने 5 मेथड पढ़ लिए थे। पहला मेथड जो हमने डिस्कस किया कोइटस इंटरप्टस के बारे में। दूसरा मेथड हमने डिस्कस किया सेफ पीरियड मेथड के बारे में। तीसरा मेथड हमने डिस्कस किया एब्स्टिनेंस के बारे में। चौथा हमने डिस्कस कर लिया था आपका मेथड बेसल बॉडी टेम्परेचर। और पांचवा हमने डिस्कस कर लिया था आपका सर्वाइकल म्यूकस या बिलिंग मेथड के बारे में। एक इंपॉर्टेंट मेथड बाकी रह गया था, शेष रह गया था नेचुरल में से ही, उसी का नाम है ब्रेस्ट फीडिंग। इसी का दूसरा नाम लैक्टेशनल एमेनोरिया भी होता है। यह भी एक नेचुरल मेथड है, इसके रिगार्डिंग हम बात करते हैं। तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसे भी। एग्जाम का इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, यहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना यहां से है। इसका दूसरा नाम है, इसी को बोलते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या बोलते हैं बेटा? लैक्टेशनल एमेनोरिया। लैक्टेशनल एमेनोरिया बोलो या ब्रेस्ट फीडिंग, यह एक प्रकार का कौन सा मेथड है जो कि हमने पढ़ा है? यह एक नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होता है। कौन सा मेथड है? नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, मतलब नेचुरल में ही पढ़ रहे हैं। 6 नंबर पर यह है, 5 हम पहले पढ़ चुके हैं। आपका जो ब्रेस्ट फीडिंग है, या हम बोले तो लैक्टेशनल एमेनोरिया, वो कैसे काम करता है, कैसे रोकता है प्रेगनेंसी को, उसके बारे में हम बात करते हैं। आपने सुना होगा कि जो ब्रेस्ट फीडिंग होता है उससे आपको कॉन्ट्रासेप्शन मिल जाता है। कब तक मिलता है, क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, उन सभी के रिगार्डिंग हम बात करते हैं। कैसे करता है ये भी देखिएगा। तो सर्वप्रथम आप देखोगे, जब फीमेल होती है उसके ब्रेस्ट को जब बेबी सक करता है तो एक हार्मोन निकलता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन। जानते भी होंगे प्रोलैक्टिन जो होता है वह मिल्क प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जब बॉडी में बढ़ता है तो एक दूसरे हार्मोन का लेवल घटा देता है, उसका नाम है GnRH। बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, उसे यह घटा देता है। जब हाइपोथैलेमस से निकलने वाला GnRH घट जाएगा तो गोनेडोट्रोपिन हार्मोनों का लेवल भी घट जाता है। बोले तो FSH और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन घट जाते हैं। जब दोनों हार्मोन घट जाएंगे तो ना तो फॉलिकुलर ग्रोथ होगी ना ओवुलेशन होगा। जब ओवुलेशन हो ही नहीं रहा तो क्या महिला प्रेग्नेंट हो सकती है? तो बिना ओवम के फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। और यह मेथड कॉन्ट्रासेप्शन की भांति काम करेगा। इफेक्टिव भी है, अगर आप परफेक्टली यूज ले रहे हैं तो 98% तक इफेक्टिव रहता है, यानी फेलियर रेट लगभग 2% के आसपास इसकी रहती है। लेकिन यहां से जो इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं बेटा, वो ध्यान दीजिएगा कि फीमेल को कितने, वैसे लैक्टेशनल एमेनोरिया रह सकता है अप टू 6 मंथ, 6 महीने तक लैक्टेशनल एमेनोरिया रह सकता है। लेकिन महिला को ब्रेस्ट फीडिंग के साथ में एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कब से शुरू कर देना चाहिए? पहला पॉइंट। दूसरा MCQ एग्जामिनर हमसे पूछ लेता है, महिला एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही है, मतलब बच्चे को केवल मिल्क पिलाना, डिमांड फीडिंग करवाना, आवश्यकता के हिसाब से हर 2 या 3 घंटे बाद ब्रेस्ट मिल्क की फीडिंग करवाना, वो नहीं करवा रही है, तो ऐसी फीमेल में डिलीवरी के बाद में कब से कॉन्ट्रासेप्शन स्टार्ट कर देना चाहिए? ये सारे इंपॉर्टेंट MCQs हैं जो हमारी यह जो आपका पहला पॉइंट रहेगा इस क्लास का, उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, बात करते हैं हम। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा इस प्रोसेस के बारे में, आपको समझाता हूं कैसा है। जैसा आपने देखो, आपके सामने मैंने एक इमेज दिखाई है, ब्रेस्ट फीडिंग की इमेज है। बेबी अपने माँ के ब्रेस्ट को सक कर रहा है। ये एक बेबी है जो अपने माँ के ब्रेस्ट को क्या कर रहा है? सक कर रहा है, मतलब ब्रेस्ट फीड कर रहा है।
जब ये ब्रेस्ट फीड करता है तो यहाँ के जो रिसेप्टर होते हैं उनके द्वारा मैसेज मिलता है और प्रोलैक्टिन का सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर उसके आगे जो प्रोसेस होना है उसको हम एक प्रोसेस से समझने वाले हैं। देखिएगा क्या होता है ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर। तो आप ध्यान दीजिएगा बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। जब भी आप ब्रेस्ट फीडिंग प्रोसेस होता है, ब्रेस्ट फीडिंग बोले तो सर्वप्रथम स्टेप बनेगी सकिंग ऑफ ब्रेस्ट। बेबी का माउथ जो है वो सक करेगा, सकिंग ऑफ ब्रेस्ट। सक करना आवश्यक है प्रोलैक्टिन हार्मोन के लिए। जब बेबी मां के ब्रेस्ट को सक करता है तो एक हार्मोन निकलता है, उसका नाम है प्रोलैक्टिन हार्मोन। इंक्रीज प्रोलैक्टिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन निकल रहा है बेटा? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्या करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन? बताना है। प्रोलैक्टिन हार्मोन मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाता है। इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इसका निर्माण करने के लिए जो हार्मोन जिम्मेदार है प्रोलैक्टिन हार्मोन है। यहां तक हमने देखा। चलो जी, प्रोलैक्टिन हार्मोन निकल गया। प्रोलैक्टिन जब निकलता है तो ये क्या करता है? जैसे ही प्रोलैक्टिन निकलता है ये घटा देगा, डिक्रीज कर देगा GnRH को। GnRH बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन से हार्मोन? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से? हाइपोथैलेमस से। यहां से कुछ MCQ अलग भी बन रहे हैं, जैसे कहां से? फ्रॉम हाइपोथैलेमस। ये कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। रिलीजिंग हार्मोन कहां से रिलीज होते हैं? हाइपोथैलेमस से। तो जब बेबी ने ब्रेस्ट को सक किया, प्रोलैक्टिन निकला, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ा, GnRH डिक्रीज हो गया। GnRH बोले तो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहां से निकलता है? हाइपोथैलेमस से। जब ये कम हुआ तो मैं कह सकता हूं कौन से हार्मोन घट जाएंगे? तो डिक्रीज गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। कौन से? गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन घट जाएंगे। कौन कौन से होते हैं देखिएगा। गोनेडोट्रोपिन में FSH फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फोलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वह हार्मोन जो फोलिकल्स को स्टिमुलेट करता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने पढ़ा होगा, उसमें फोलिकुलर फेज पड़ी होगी। उस फेज में इमैच्योर फोलिकल को मैच्योर करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन होता है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दूसरा है LH हार्मोन, बोले तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह दोनों ही हार्मोन क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे दोनों हार्मोन। जब देखिएगा FSH और LH नहीं है बॉडी में तो क्या फोलिकुलर ग्रोथ होगी? नहीं होगी। मैं बोल दूंगा नो फोलिकुलर ग्रोथ और नो ओवुलेशन। बोला जाए फोलिकल्स की ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? FSH। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? LH। यानी जब दोनों कम हो गए हम डायरेक्टली बोल देंगे नो फोलिकुलर ग्रोथ। नो फोलिकुलर ग्रोथ, फोलिकुलर ग्रोथ नहीं होगी। दूसरा आप बोल सकते हैं एंड नो ओवुलेशन, क्योंकि जब LH नहीं है तो ओवुलेशन भी नहीं होगा, और जब ओवुलेशन नहीं होगा, ओवुलेशन नहीं होगा और फोलिकुलर ग्रोथ भी नहीं होगी,
इस अवस्था में आपको प्रेगनेंसी भी देखने को नहीं मिल सकती। कहने का मतलब है ओवम होना जरूरी है फर्टिलाइजेशन के लिए। जब दोनों कम हो गए, नो फोलिकुलर ग्रोथ क्योंकि एफएसएच हार्मोन नहीं है, और नो ओवुलेशन क्योंकि एलएच हार्मोन नहीं है, बेटा क्या बिना ओवम के अकेला स्पर्म प्रेगनेंसी कंसीव करवा सकता है? कभी नहीं। तो मैं कह दूंगा नो प्रेगनेंसी, यानी कि महिला प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है। दिस इज द प्रोसेस हाउ द ब्रेस्ट फीडिंग इज एक्ट एज ए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। कैसे काम करता है यह प्रोसेस मैंने समझाया है आपको। बेबी का जो माउथ होता है, यानी बेबी जो होता है वह मां के ब्रेस्ट को सक करता है। सक करने से एक हार्मोन निकलता है, सब लोग जानते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन, जो मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। यही एक सवाल बनता है कि बताओ मिल्क को इजेकुलेट कौन कराता है? तो आंसर जाता है ऑक्सीटोसिन, क्योंकि वह मिल्क इजेकुलेशन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। उसी से लेट डाउन रिफ्लेक्स हमें देखने को मिलता है। और इसके अलावा डिक्रीज GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन जो होता है वह घट जाता है प्रोलैक्टिन के, मतलब दोनों उल्टे काम करते हैं। जैसे ही प्रोलैक्टिन बढ़ा GnRH घट गया, GnRH घटा तो FSH और LH घट गए। जब दोनों नहीं है तो ओवुलेशन नहीं हो सकता, ओवुलेशन नहीं होगा तो सेकेंडरी oocyte नहीं बनेगी और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी। क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक हमने देखा, प्रोसेस को समझ लिया आपने। अब MCQs की बात कर लेते हैं, कैसे ये काम करने वाला है और क्या MCQ आते हैं। पहला MCQ मैं बताऊं तो फीमेल विथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, EBF का मतलब होता है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। महिला अगर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में है तो लैक्टेशनल मेनोरिया देखने को मिल सकता है अप टू 6 मंथ। तो फीमेल विथ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग में प्रेजेंट लैक्टेशनल एमेनोरिया में प्रेजेंट लैक्टेशनल एमेनोरिया फॉर 6 मंथ। क्वेश्चन आ सकता है कि एक महिला अपने बच्चे को मिल्क प्रोडक्ट पिला रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, एक पॉइंट याद रखना, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रही है, तो उसे लैक्टेशनल एमेनोरिया कब तक दिखाई दे सकता है, कब तक प्रेजेंट रहेगा? 6 मंथ तक प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? दूसरा पॉइंट, एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन की जरूरत कब है? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होने के बावजूद। 6 महीने तक नहीं है क्या? 6 महीने तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए? बिल्कुल नहीं। आंसर होगा 3 महीने। 3 महीने बाद आपको कॉन्ट्रासेप्शन की आवश्यकता होगी, अदरवाइज प्रेगनेंसी की संभावनाएं बन सकती हैं। तो याद रखना है कि एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन required after 3 month with exclusive breast feeding। बहुत अच्छी बात है, आप दूध पिला रहे हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने तक यह काम पूर्ण तरीके से नहीं करेगा। 3 महीने के बाद आपको एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन की आवश्यकता होगी। 3 महीने बाद आपको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सहारा लेना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट, कौन सा लेना पड़ेगा? बेस्ट बताओ कॉन्ट्रासेप्शन। बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन फॉर लैक्टेटिंग फीमेल, एक महिला जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है उसके लिए सबसे बढ़िया कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बताओ कौन सा है? आंसर होगा मिनी पिल। क्या बोलना है? मिनी पिल। इसी का दूसरा नाम होता है पोप। पोप बोले तो प्रोजेस्टेरोन ओनली
पिल्स, क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, एक प्रकार के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में, हार्मोन्स वाले कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में आने वाली है ये पॉप मिनी पिल, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स. इट इज अ बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर लैक्टेटिंग फीमेल. माला डी और माला एन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, याद रखना है, कभी मत देना माला डी और माला एन को. माला डी एंड माला एन दोनों, माला डी एंड माला एन डिक्रीज कर देती हैं मिल्क प्रोडक्शन को. क्या करती हैं, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं. सो नॉट रिकमेंडेड फॉर नॉट रिकमेंडेड फॉर लैक्टेटिंग फीमेल. इसलिए लैक्टेटिंग फीमेल के लिए इन्हें प्रीफर नहीं किया जाता है. याद रखना माला डी माला एन जो बहुत कॉमन है, बहुत प्रचलित है हमारे यहां, उन दोनों को उस महिला को बिल्कुल नहीं देना है जो महिला अपने बच्चे को दूध पिला रही है, क्योंकि माला डी और माला एन मिल्क प्रोडक्शन को घटाती हैं. अगर आपने उसे दे दिया इसका मतलब उस महिला का मिल्क प्रोडक्शन घट जाएगा और समस्या उत्पन्न हो सकती है उसकी बेबी के लिए, इसलिए रिस्क नहीं लेना है. समझ में आई बातें. नेक्स्ट पॉइंट, अगर फीमेल जो है वह ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा रही, प्रेगनेंसी के बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर नहीं है, तो उसे कितने समय बाद कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? 1 महीने बाद ही कर लेना चाहिए, याद रखना है. यानी कि कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड आफ्टर डिलीवरी without या in the absence of breastfeeding, in the absence of breastfeeding, महिला की डिलीवरी हो गई लेकिन महिला अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती है, तो उसे कितने समय बाद कॉन्ट्रासेप्शन का इस्तेमाल कर लेना चाहिए? तो याद रखना है 1 महीने बाद, आफ्टर 1 मंथ. अगर दूध पिला रहे हो तो 3 महीने बाद काम में लेना है, दूध नहीं पिला रहे 1 महीने बाद काम में लेना है. कौन सा काम में लेना है दूध पिलाते समय? तो पॉप काम में लेना है. क्या काम में नॉर्मली नहीं लेते हैं? माला डी और माला एन काम में नहीं लेते हैं. लैक्टेशनल एमेनोरिया कब तक रह सकता है? 6 महीने तक देखने को मिल सकता है, अगर आप क्या करवा रहे हैं? एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवा रहे हैं. फेल्योर रेट कितनी हो सकती है इस मेथड की, यह भी याद रखना है. तो मैं यहां लिख रहा हूं उसकी फेल्योर रेट आपको देखने को मिल सकती है 2 के आसपास. कितनी है? 2. फेल्योर रेट इसकी 2 मिलेगी आपको. जैसे बाकी हमने आपसे पहले जो मेथड पढ़े थे 18 से 24, 18 से 20, 30 ये नजर आ रही थी, लेकिन ये इफेक्टिव मेथड है. परफेक्ट अगर आप काम में ले रहे हैं तो इसकी फेल्योर रेट 2 के आसपास रहती है. 98% तक ये इफेक्टिव हो सकता है इफ यू यूज परफेक्टली दैट मेथड. क्लियर है? तो यह तो आपका एक जो बचा हुआ नेचुरल मेथड था वो डिस्कस किया हमने. सारे के सारे सवाल मैंने इसमें से बता दिए हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि महत्वपूर्ण होता है ब्रेस्ट फीडिंग. इन सारे नेचुरल में से सबसे ज्यादा सवाल इसी में से आते हैं, और मैंने इसीलिए से इन डेप्थ में हर एक चीज को आपके सामने क्लियर किया है, चाहे वो इसका प्रोसेस रहा हो, चाहे वो उसके क्वेश्चंस रहे हो. सारे के सारी बातें हमने डिस्कस करने का प्रयास किया है. प्रोसेस ध्यान से देखिएगा. हार्मोन्स याद रखने हैं, लाइक प्रोलैक्टिन, GnRH, FSH, LH, एंड देन फाइनली नो प्रेगनेंसी.
एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग पर है, लैक्टेशनल एमेनोरिया कब तक आ सकता है, रह सकता है, तो याद रखना 6 महीने तक। एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन कब चाहिए, यह सवाल बहुत बार रिपीट होता है, 3 महीने बाद चाहिए। लैक्टेशनल एमेनोरिया 6 महीने तक रह सकता है, लेकिन फिर भी 3 महीने बाद एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि रिस्क नहीं लेना चाहते हम। 3 महीने बाद प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है। और बेस्ट कॉन्ट्रासेप्शन आए तो पॉप याद रखना है, मालाडी मालाइन काम में नहीं लेना है। कॉन्ट्रासेप्शन रिक्वायर्ड आफ्टर डिलीवरी, अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रही तो कितने महीने बाद, 1 महीने बाद स्टार्ट कर देंगे। इसी के साथ सारे के सारे नेचुरल मेथड खत्म हो जाते हैं, डिस्कस कर लिए हमने। एक चैप्टर इसका खत्म होता है फैमिली प्लानिंग के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथडों में, एक पूरा खेप खत्म हो जाता है। सेकंड हमारा चलने वाला टॉपिक है वह है बैरियर मेथड के बारे में। कौन से मेथड हम पढ़ने वाले हैं? बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स, बैरियर मेथड्स जो होते हैं इन्हें हम कन्वेंशनल मेथड भी बोलते हैं। क्योंकि ये कब चाहिए होते हैं? बिकॉज यह इंटरकोर्स से ठीक पहले चाहिए, बिकॉज दे रिक्वायर्ड जस्ट बिफोर इंटरकोर्स। आपके इंटरकोर्स से पहले चाहिए, इसलिए इन्हें बोलते हैं कन्वेंशनल मेथड्स। क्लियर है? इन्हीं का नाम होगा कन्वेंशनल मेथड। जैसे पहले वालों को हमने ट्रेडिशनल मेथड का नाम लिया, नेचुरल मेथड बोला, वैसे इन्हें कन्वेंशनल मेथड के नाम से भी जाना जाता है। चलो आगे चलते हैं। इसके अंदर जो मेथड्स आने वाले हैं, सबसे पहला मेथड जो होना है वह है फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल, इसे एक और नाम से जानते हैं ओक्लूसिव मेथड। ऑक्लूसिव मेथड। क्यों बोला ऑक्लूसिव मेथड? क्योंकि ऑक्लूजन का मतलब रुकावट। यह एक चीज में रुकावट करते हैं। किस चीज में रुकावट करते हैं? आपके जो स्पर्म हैं उन्हें ओवम से मिलने से रोकते हैं। यही इस वजह से इन्हें बैरियर मेथड, बैरियर का मतलब होती है बाधा, दीवार बीच में, और ऑक्लूसिव का मतलब भी रुकावट ही होती है। तो यह एक दीवार बन जाता है। इसमें एक तरफ स्पर्म है, एक तरफ ओवम है, लेकिन दोनों मिल नहीं सकते। यह मेथड बैरियर मेथड या ऑक्लूसिव मेथड कहलाता है। तो फिजिकल बैरियर मेथड की बात कर लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल बैरियर मेथड, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। क्या होता है फिजिकल बैरियर मेथड में? क्या मोटो हम यहां रखते हैं? तो याद रखना, ये क्या करता है? यह प्रिवेंट करता है मीटिंग को, प्रिवेंट द मीटिंग ऑफ, मीटिंग बोले तो मिलना, मीटिंग ऑफ ओवम एंड स्पर्म, ओवम एंड स्पर्म। जो आपके स्पर्म एंड ओवम है, इन दोनों को मिलने से रोकता है आपका बैरियर मेथड। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात हमने की फिजिकल बैरियर मेथड की। दैट मींस वह मेथड जो स्पर्म को ओवम से मिलने नहीं देगा, क्या कहलाएगा? फिजिकल बैरियर मेथड। चलो जी, यहां तक हमने देखा। एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। कौन कौन से एग्जाम्पल यहां बहुत ज्यादा प्रचलित है? तो 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। एक बेटा याद रखना है मेल कंडोम, और दूसरा याद रखना है फीमेल कंडोम। मेल कंडोम और दूसरा फीमेल कंडोम। इसी का दूसरा नाम फेमिडोम भी होता है। फीमेल कंडोम को ही बोलते हैं हम फेमिडोम, फेमिडोम। तो एक मेल कंडोम है, एक दूसरा फेमिडोम। मेल कंडोम का दूसरा नाम ट्रेडिशनल लैंग्वेज में निरोध भी बोला जाता है, इसे निरोध। मेल कंडोम, फीमेल कंडोम। मेल कंडोम का दूसरा नाम है निरोध, फीमेल कंडोम का दूसरा नाम होता है फेमिडोम। इन दोनों को देखिएगा,
सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल कंडोम के बारे में, कुछ डिफरेंस मैं आपको बताने वाला हूं इनमें से, और पर्टिकुलर बात हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम मेल कंडोम की बात कर रहे हैं। आइए देखते हैं मेल कंडोम। आप सभी ने अपनी ड्यूटियों के दौरान सीएससी पीएससी का कभी भ्रमण हुआ होगा, तब एड के दौरान एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर इस को आपने देखा होगा। इंडिया में काफी प्रचलित है क्योंकि चीप है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाता है, आसानी से उपलब्ध होता है। वो सारे गुण इसमें उपस्थित हैं जो एक अच्छे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में होने चाहिए। इवनली इट प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, बहुत अच्छा इसका एडवांटेज ये भी होता है, एचआईवी एड्स और एसटीडी से हमारी रक्षा ये करता है। क्लियर है? कैसा होता है, किससे मिलकर बना है, ये सब बातें हम इसमें करने वाले हैं। इमेजेस भी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि कैसा होता है मेल कंडोम और कैसा होता है फीमेल कंडोम। तो आइए सबसे पहले मैं बात करता हूं मेल कंडोम के बारे में। तो इंडियन ब्रांड नेम है इसका, भारत में इसको एक ब्रांड नेम से बोलते हैं। इंडियन ब्रांड जो नेम होता है वह है निरोध। भारत में इसे हम निरोध नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? निरोध। आपने पढ़ा होगा जो गवर्नमेंट सप्लाई होती है उन्हें निरोध के नाम से जानते हैं। जो ये निरोध शब्द है यह कहां से लिया गया है? तो याद रखना है, द वर्ड निरोध इस संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका मतलब प्रिवेंशन होता है। क्लियर है? द वर्ड निरोध, द वर्ड निरोध, आप जिस जो वर्ड निरोध बोलते हो ये संस्कृत भाषा का शब्द है। द वर्ड निरोध इज संस्कृत वर्ड, जो वेदों की भाषा है संस्कृत, उसका वर्ड है। द वर्ड निरोध इज संस्कृत वर्ड दैट मीन्स, जिसका मतलब होता है प्रिवेंशन, बचाव करना। क्योंकि जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं यह भी स्पेसिफिक प्रोटेक्शन देते हैं और प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन यहां से मिलता है। पढ़ा होगा लेवल ऑफ प्रिवेंशन की क्लास में, आपने पढ़ाया, मैंने एग्जांपल भी दिया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का। वैक्सीन्स और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हमें स्पेसिफिक प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं और प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन इनके द्वारा हमें प्रदान होता है। इसीलिए यहां लिखा गया है जो निरोध शब्द होता है जो हम कंडोम के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह शब्द एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रिवेंशन। मतलब मैं कह सकता हूं कि जो मेल कंडोम होता है उसका एक और नाम है, इंडियन स्टैंडर्ड में हमारे यहां बहुचर्चित नाम होता है, उसका नाम निरोध है। आज भी आप गवर्नमेंट सप्लाई के ऊपर देखोगे तो निरोध लिखा मिलेगा, जिसका मतलब होता है प्रिवेंशन। क्लियर हुआ यहां तक? चलो जी आगे बात करते हैं। किससे मिलकर बना है, किस चीज से मिलकर बना होता है? तो याद रखना है मेड बाय लैटेक्स, ये लैटेक्स का बना होता है, लैटेक्स का बना होता है आपका मेल कंडोम। नंबर नेक्स्ट बात हम कर लेंगे इसके बारे में। इसमें कितनी रिंग होती हैं? तो आप देखोगे इसकी इमेजेस को आप देख सकते हैं, आपके सामने मैं इसकी इमेज पेश करता हूं आपकी मेल कंडोम की। यू सी दैट मेल कंडोम जो आपका है उसमें एक ही रिंग है बेटा। कितनी रिंग है? एक। ये देखो आप, दोनों मुंह खुले हुए नहीं हैं, एक तरफ खुला है रिंग है और दूसरी तरफ ये बंद होता है। और आगे जाने के बाद एक थोड़ा सा स्पेस भी होता है, यहां हमें पहनते समय थोड़ी सावधानी भी रखनी होती है, ये स्पेस रहना चाहिए ताकि पुलिंग फोर्स के दौरान रप्चर नहीं होना चाहिए। इस स्पेस में आपके स्पर्म्स या सीमन कलेक्ट हो सके। इरेक्ट पेनिस पर ही पहना जाएगा, ये बात याद रखना है। तो यह जो है इसकी यह रिंग है, तो याद रखना है कितनी रिंग इसमें होती हैं। आंसर होगा एक ही रिंग होती है, दिख रही है, एक रिंग है। इरेक्ट पेनिस पर इसे पहना जाएगा। दूसरा, क्या इसे दोबारा काम में ले सकते हैं? नहीं, धोकर काम में नहीं लेना है, दोबारा काम में नहीं आएगा। हर इंटरकोर्स के लिए आपको अलग मेल कंडोम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इसका बेस्ट एडवांटेज है? प्रोटेक्ट द सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को प्रिवेंट करने में कारगर साबित होता है। क्या इसे और किसी चीज में
लुब्रिकेट करने की आवश्यकता है? बिल्कुल नहीं है। आपको किसी और लुब्रिकेशन की जरूरत नहीं है, यहां पर किसी भी ऑयली सब्सटेंस की जरूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट इरेक्ट पेनिस पर आपको इसको वियर करना है और उसके बाद इस्तेमाल करना है। यहां ऑलरेडी इसके अंदर आपका लुब्रिकेशन मिला हुआ होता है, ऑलरेडी लुब्रिकेशन इसमें प्रेजेंट होता है, तो नॉट रिक्वायर्ड द एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन, और ज्यादा लुब्रिकेशन की आपको जरूरत नहीं होती है। क्लियर है? एडवांटेज मैंने बता दिया आपको, बेहद अच्छा एडवांटेज इसका है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से रक्षा करता है और कॉन्ट्रासेप्शन में काम कर रहा है। इजी कॉस्ट पर अवेलेबल है, इवन फ्री भी उपलब्ध है, आसानी से उपलब्ध हो जाएगा हर एक मेडिकल स्टोर पर, इवन आजकल तो छोटी सी दुकान पर भी यह उपलब्ध है, तो अच्छा है। इसके अलावा कुछ डिसएडवांटेज भी यहां देखने को मिल सकते हैं, जैसे सम कपल्स आर कंप्लेंट दैट डिक्रीज द प्लीजर ऑफ सेक्स। जो सेक्स का प्लीजर है, जो खुशी और जो मजा आता है, वो है इसमें कम देखा गया। ऐसा फील करते हैं कि जो प्लीजर मिलना चाहिए इंटरकोर्स का, वो यहां कम देखा गया। ये पहला एक डिसएडवांटेज यहां हो सकता है। दूसरा, सम कपल्स में फील द लेटेक्स एलर्जी। कई बार लगातार इस जो लेटेक्स वाले मेल कंडोम्स आते हैं, उन्हें यूज करने की वजह से उन्हें लेटेक्स एलर्जी की समस्या हो जाती है। अभी लेटेस्टली तो हम लेटेक्स फ्री कंडोम्स भी यूज लेने लगे, न्यू जो आए हैं वो लेटेक्स फ्री कंडोम्स होते हैं। अब थोड़े हाई कॉस्टली हैं, लेकिन वो लेटेक्स फ्री मिलते हैं ताकि लेटेक्स एलर्जी नहीं हो। इसके अलावा आपका जो मेल कंडोम है, अगर इसे वियरिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई, आपने पहनने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, तो ये इट मे रप्चर ड्यूरिंग पुलिंग फोर्स। जब आप फोर्सफुली इंटरकोर्स कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उस समय ये रप्चर हो सकता है एंड देयर विल बी चांस ऑफ प्रेगनेंसी। तो देयर इज सम एडवांटेज और देयर विल बी सम डिसएडवांटेज। कुछ एडवांटेज हैं और कुछ डिसएडवांटेज हैं। तो यह है आपका मेल कंडोम पहला मेथड था जो मैंने बताया आपको। इमेजेस भी आपको दिखा दिए हैं, कुछ फैक्ट्स के बारे में बता दिए हैं। इन फैक्ट्स के बारे में हम लिख भी लेते हैं, क्या क्या फैक्ट्स हमने देखे हैं। तो पहला पॉइंट ये लेटेक्स का बना है, फर्स्ट पॉइंट। नंबर सेकंड, रिंग कितनी होती है? तो इसमें एक रिंग होती है, आपको दिखाया मैंने, सिंगल रिंग प्रेजेंट होती है। कितनी रिंग होती है इसमें? सिंगल। वहीं आप फीमेल कंडोम को देखोगे, कंपैरिजन करना, फीमेल कंडोम को जब आप कंपेयर करोगे तो बेटा इसमें कुछ अलग ही होता है। उसमें दो रिंग होती हैं फीमेल कंडोम में। देखिएगा आपके सामने मैं दिखा रहा हूं फीमेल कंडोम को। फीमेल कंडोम में दो रिंग होती हैं, एक इंटरनल रिंग होती है और एक एक्सटर्नल रिंग होती है। मतलब बोथ माउथ आर ओपन्ड, दोनों साइड में रिंग होती है। इस प्रकार का जो स्पेस मैंने आपको दिखाई, जो डिवाइस मैं आपको दिखा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड ए फीमेल कंडोम। लेकिन एक डिफरेंस है इसमें, एक साइड थोड़ा सा ब्रॉड होगा, दूसरा थोड़ा नैरो होता है। जो ब्रॉड रिंग होती है वो आउटसाइड द वेजाइना, यानी वेजाइना की तरफ होती है, और ये वाली जो है वो सर्विक्स की तरफ होती है। आपके सामने यहां मैंने इमेज में इसको पहनाया हुआ भी दिखाया है। ये फीमेल की वेजाइना है और इस वेजाइना में आप देख सकते हैं ये फीमेल जो है इसने मेल कंडोम को वियर किया है। इस मेल कंडोम का मेल नहीं, फीमेल कंडोम सॉरी। और जो फीमेल कंडोम है, इस फीमेल कंडोम का ये आउटर रिंग है और यह वाला इनर रिंग है, यानी एक आउटर रिंग है और एक आपकी इनर रिंग है। दोनों रिंग दिखाई गई है। यह ब्रॉड रिंग है और ये नैरो रिंग है। इसे सर्विक्स की तरफ होता है यह, और यह आपकी वेजाइना की तरफ होता है। इधर से पेनिस एंटर करता है और आपके जो स्पर्म्स है उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है ताकि फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो। यह जो यूट्रस है यहां पर वो नहीं पहुंच पाए और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो। हालांकि बोथ माउथ ओपन है, अगर प्लेसमेंट में लिटिल बिट भी समस्या हुई तो आपका चांस ऑफ अ प्रेगनेंसी हो सकता है। क्योंकि एक चीज आपने पढ़ी होगी, कैपेसिटाइजेशन। ऑब्स्टेट्रिक का पॉइंट है कैपेसिटाइजेशन। कैपेसिटाइजेशन का मतलब है स्पर्म में मोटिलिटी, चलने की जो क्षमता है वो तब आती है जब वह यूट्राइन सिक्रेशन के संपर्क में आते हैं। जैसे ही स्पर्म यूट्रस में जाते हैं, फोर्सफुली जब इजैकुलेशन होता है तो स्पर्म कहां पहुंच जाते हैं? यूट्रस में, और वहां से वो कहां चले जाएंगे? मोटाइल हो जाएंगे और फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाते हैं। लेकिन अगर आपने इस कैविटी को क्लोज कर दिया है, इसमें आप पूरी कैविटी में वेजाइनल कैनाल जो है, इस कैनाल में आपने क्या डाल दिया है? आपका फीमेल कंडोम। तो आपके जो स्पर्म है वो यहीं रुक जाएंगे और उनमें कैपेसिटाइजेशन डेवलप नहीं होगा, और जब कैपेसिटाइजेशन डेवलप नहीं होगा तो दे नॉट गेट प्रेग्नेंट, यानी कि संभावनाएं कम है। अगर आपने
थोड़ा सा भी इसका जो प्लेसमेंट है वो सही नहीं किया तो फिर संभावना बन सकती है। फेल्योर रेट 5 से लेकर 21% देखी जाती है। इजी अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली भी होता है, बहुत ज्यादा प्रीफर भी इंडियन स्टैंडर्ड में नहीं होता है। तो दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस है। जैसा डिफरेंस बोला जाए, पहले रिंग का डिफरेंस, एक मेल कंडोम में सिंगल रिंग है, फीमेल कंडोम में डबल रिंग है, पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, मेल कंडोम सिंगल यूजेबल है लेकिन ये डबल यूजेबल है, आप इसको रीयूज कर सकते हैं, वो रीयूज नहीं होता है, नॉट रीयूजेबल। मेल कंडोम रीयूजेबल नहीं है, फीमेल कंडोम रीयूजेबल भी है। तीसरा पॉइंट, इसे डालने से पहले, इंसर्ट करने से पहले आपको इसे प्री लुब्रिकेट भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन चाहिए। सिलिका से लुब्रिकेट इसे करते हैं और उसके बाद इसे इंसर्ट किया जाता है, लेकिन मेल कंडोम में ऐसा नहीं है, आपको किसी एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की आवश्यकता नहीं होती है। किस में? मेल कंडोम में, लेकिन फीमेल कंडोम में सिलिका चाहिए। क्लियर है? वह लेटेक्स का बना था, लेकिन यह किसका बना है? पॉली यूरिथेन या नाइट्रेट का ये बना होता है। तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग द मेल कंडोम एंड फीमेल कंडोम, और दोनों फिजिकल बैरियर मेथड के अंतर्गत ये आते हैं। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। दोनों का जो डिफरेंशिएशन मैंने पढ़ाया है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। अब आप बोलते जाएंगे क्योंकि मैंने समझा दिया है। बताओ कितनी रिंग होती है मेल कंडोम में? वापस आ जाएंगे, मेल कंडोम की हम बात कर रहे हैं। लेटेक्स का बना है, सिंगल रिंग होती है। क्या ये रीयूजेबल है? जवाब होगा नो, नॉट रीयूजेबल। आप इसका दोबारा से इस्तेमाल नहीं कर सकते, एक ही बार काम में लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर बात करें, इसके लिए इरेक्ट पेनिस होना जरूरी है, बिना इरेक्ट पेनिस के हम इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। फीमेल कंडोम में इरेक्ट पेनिस की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वो वेजाइना में इंसर्ट होता है। तो याद रखना है, इरेक्ट पेनिस रिक्वायर्ड, इरेक्ट पेनिस रिक्वायर्ड फॉर वियरिंग, रिक्वायर्ड फॉर वियरिंग। पहनने के लिए, आपको इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए इरेक्ट पेनिस होना आवश्यक होता है मेल कंडोम के लिए। फीमेल कंडोम में इसकी आवश्यकता नहीं है। क्या यहां आपको एक्स्ट्रा में कोई लुब्रिकेशन चाहिए? नहीं चाहिए। नॉट रिक्वायर्ड, नॉट रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन। आपको कोई दूसरा लुब्रिकेशन लेने की आवश्यकता यहां नहीं है। तो ये सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं इसके रिगार्डिंग, मेल कंडोम के रिगार्डिंग। और आप देखिएगा, इसके कुछ एडवांटेज मैं बता रहा हूं और कुछ डिसएडवांटेज। एडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं? तो सबसे पहला एडवांटेज तो भाई ये चीप है, फ्री भी है, फ्री मिलता है, गवर्नमेंट सप्लाई में भी है, और लेस एक्सपेंसिव होता है, ज्यादा खर्चा नहीं होता इसमें। दूसरा बोले तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि यह आपको इजी अवेलेबल है, हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। तो इट इज इजी अवेलेबल, हर जगह मिलेगा, ये इजी अवेलेबल है, आप बोल सकते हैं। चलो यहां तक आपने कहा। आप बताइएगा और आप क्या बोल सकते हैं? आप बोलोगे साहब कि यह जो आपका मेल कंडोम है, यह तो हमें हमारी कोई प्राइवेसी को खराब नहीं करता, किसी की सुपरविजन की आवश्यकता नहीं है। तो नॉट डिस्टर्ब प्राइवेसी, नॉट डिस्टर्ब द प्राइवेसी, आपकी प्राइवेसी को खराब नहीं करता है, उसे भंग नहीं करता है। इसके अलावा और ध्यान दीजिएगा, और क्या कर सकता है ये? आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बोलना चाहूं तो आपका यह किससे रोकता है? यह रोकता है, प्रिवेंट करता है फ्रॉम HIV एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ओनली द मेथड ऑफ फिजिकल बैरियर, इसमें दोनों आते हैं, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। यह जो मेथड होता है केवल ऐसा है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी हमारी रक्षा करता है। तो पॉइंट जो मैंने बताए हैं, ये कुछ की फीचर्स हैं इसके जो मेल कंडोम में आपको ध्यान रखने हैं। निरोध नाम दिया, संस्कृत भाषा का शब्द है,
प्रिवेंशन बताता है, लेटेक्स का बना है, सिंगल रिंग होती है, रीयूजेबल नहीं है, इरेक्ट पैजनीस की आवश्यकता होगी पहनने के लिए, एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन नहीं चाहिए, एडवांटेज चीफ है, फ्री मिल जाता है, लेस एक्सपेंसिव भी है, इजी अवेलेबल है, हर जगह आपको मिल जाएगा और हमारी प्राइवेसी को भी खराब नहीं करता, प्रिवेंट करता है HIV एड्स से। कुछ डिसएडवांटेज आप देख सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन डिसएडवांटेज जो डिसएडवांटेज है वो देखिएगा क्या क्या आपको देखने को मिल सकता है। डिसएडवांटेज में आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहला डिक्रीज करता है या रिड्यूस करता है, ऐसा फील होता है कुछ लोगों को, रिड्यूस द प्लीजर ऑफ इंटरकोर्स या कोइटस। जो कोइटस है, सेक्सुअल इंटरकोर्स है, उसके प्लीजर को ये कुछ हद तक कम करता है। इसके अलावा सेकंड आपको याद रखना है कि और क्या कर सकता है, चांस ऑफ टीयरिंग, यहां हो सकता है चांस ऑफ टीयरिंग, रप्चर ड्यू टू पुलिंग फोर्स, जो पुलिंग फोर्स लगते हैं इंटरकोर्स के दौरान, उस समय ये रप्चर हो सकता है। दिस आर द सम डिसएडवांटेज। फेल्योर रेट की मैं बात करूं, कितनी फेल्योर रेट ये रखता है, तो यह फेल्योर रेट 2 से लेकर लगभग 14 तक ये रखता है फेल्योर रेट्स। कितनी फेल्योर रेट है, 2 से लेकर 14 तक इसकी फेल्योर रेट देखी जाती है। मेल कंडोम की बातें हम कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिएगा, फीमेल कंडोम की बात करते हैं। फीमेल कंडोम नाम मैंने बताया, इसको एक और नाम से जानते हैं, फेमिडोम। क्या बोलते हैं बेटा, फेमिडोम। क्या करता है ये भी देखिएगा। आपका जो फीमेल कंडोम है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं। पहला तो ये फर्स्ट जो फेमिडोम था वो किसने डिस्कवर्ड किया, तो याद रखना है फर्स्ट फेमिडोम बाय, नाम है उसका MD लैसी हेजल। नाम क्या है, MD लैसी हेजल। ये महानुभाव जो हैं, इन्होंने फर्स्ट फेमिडोम को डिस्कवर्ड किया, MD लैसी हेजल इन्वेंट किया। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, आपका जो मेल और फीमेल दोनों कंडोम की मैं बात कर रहा हूं, बोथ कंडोमों की साइज, बोथ मेल एंड फीमेल कंडोम, इनकी साइज आपको नजर आएगी एवरेज 7 से लेकर 17.5 सेंटीमीटर, 7 to 17.5 सेंटीमीटर तक ये लेंथ रख सकते हैं, लंबाई इनकी रहती है। इसके बाद में पर्टिकुलर मैं बात करने वाला हूं फीमेल कंडोम के बारे में। तो देखिएगा, पहला पॉइंट, फीमेल कंडोम में कितनी रिंग किससे मिलकर बना होता है, तो याद रखना है मेड बाई, जैसे वो बना था लेटेक्स का, तो ये बना होता है पॉलीयूरिथेन का, पॉलीयूरिथेन किससे मिलकर बना है, पॉलीयूरिथेन का बना है, या नाइट्रेट्स का, पॉलीयूरिथेन या नाइट्रेट का ये बना होता है। क्लियर है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीयूरिथेन, याद रखना है। पूछे कि फीमेल कंडोम किससे मिलकर बना होता है, किससे बना होता है, आंसर होगा पॉलीयूरिथेन का बना होता है। आगे देखिएगा कितनी रिंग होती हैं, जवाब दीजिएगा। आपने देखा है डबल रिंग होती हैं, कितनी रिंग है यहां पर, डबल रिंग होती हैं। और क्लियरिफाई कर देता हूं, 2 रिंग में एक नैरो रिंग होती है और एक ब्रॉड रिंग होती है, चौड़ी रिंग।
जो नैरो रिंग है यह किधर की साइड होगी? तो आपका जवाब होगा यह होती है टुवर्ड्स वेजाइना, बाहर की साइड में। यह होती है टुवर्ड्स द वेजाइना, वेजाइना की तरफ होगी, इधर से ही पेनिस एंटर करेगा। अगर इधर की बात करूं नैरो, तो यह होती है टुवर्ड्स सर्विक्स, यह अंदर की साइड में जाएगी। मतलब जब रिंग आप देखोगे तो नैरो रिंग को अंदर डालते हैं और ब्रॉड रिंग बाहर की साइड रहती है, यह डबल रिंग वाला होता है। नेक्स्ट पॉइंट, क्या इसे आप दोबारा काम में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। इट इज रीयूजेबल, पुनः काम में आने वाला होता है। क्या यहां पर आपको दूसरा कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए, दूसरा लुब्रिकेशन चाहिए, एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो आप बोल सकते हैं एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन रिक्वायर्ड। और मोस्टली किससे करते हैं? तो याद रखना है विथ सिलिका। पूछा जाए कि फीमेल कंडोम को किससे लुब्रिकेट किया जाता है, तो सिलिका से प्री लुब्रिकेट करते हैं इसे, और इसकी आवश्यकता होती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे जो हमने फीमेल कंडोम के बारे में बात की। इसके भी फेल्योर रेट आपको देखने को मिलेगी, और इसकी फेल्योर रेट जो रहती है 5 से लेकर 21 के बीच में देखने को मिल सकती है। फेल्योर रेट है 5 से लेकर 21 के बीच में। यह सब कुछ था फीमेल कंडोम के बारे में। फीमेल कंडोम का दूसरा नाम फेमिडोम, मेल कंडोम का दूसरा नाम निरोध। फर्स्ट फेमिडोम किसके द्वारा? तो बोलना है एमडी लैसी हैजल के द्वारा। दोनों की लंबाई होती है एवरेज 7 से लेकर 17.5 सेंटीमीटर तक। जो फीमेल कंडोम है वो किससे मिलकर बना है? जवाब देंगे पॉलीयूरिथेन या नाइट्रेट का बना हो सकता है। प्रायोरिटी शुड बी टू द पॉलीयूरिथेन। डबल रिंग है, इमेज में हमने देखी है 2 रिंग होती है, एक रिंग अंदर की साइड जो जा रही होती है और दूसरी जो रिंग होती है वह बाहर की साइड होती है। जैसा यहां देखिएगा, इट इज ए ब्रॉड रिंग। यह कौन सी रिंग है? ब्रॉड। और यह कौन सी है? नैरो रिंग। यानी कि यहां से पेनिस जाएगा, यह टुवर्ड्स सर्विक्स है और ये टुवर्ड्स वेजाइना है। दोनों रिंग है, यहां भी देख रहा हूं ये चौड़ा है और ये सकरा है। यह किधर जाएगा? सर्विक्स की तरफ, यह रहेगा बाहर, और इसमें से पेनिस एंटर करेगा। यानी कि इन विच रिंग पेनिस इज एंटर ड्यूरिंग इंटरकोर्स? आंसर विल बी द ब्रॉड रिंग। विच रिंग इज नियर टू द सर्विक्स? इट इज नैरो रिंग। क्लियर है? इसके अलावा और देखिएगा, इसके बारे में हमने बातें की। रीयूजेबल है, किससे लुब्रिकेट करना चाहिए? सिलिका से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा लुब्रिकेशन की आवश्यकता होती है। फेल्योर रेट 5 से लेकर 21% तक देखी जाती है। तो ये दोनों हमने बात की है बेटा। दोनों किसके एग्जाम्पल मैंने बताया आपको? दोनों बैरियर मेथड के एग्जाम्पल होते हैं और फिजिकल बैरियर मेथड के अंतर्गत ये आते हैं। यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड प्रिवेंट द HIV या STDs? आंसर होगा आपका, आंसर में आपको लिखना है फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड। फिजिकल बैरियर मेथड जो आता है उसमें दोनों आते हैं, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। ज्यादा प्रीफर मेल कंडोम होता है, लेकिन कुछ हद तक फीमेल कंडोम भी रक्षा करता है। तो ये दोनों आपके आते हैं जो कि किस में आ जाएंगे? HIV एड्स से रक्षा करने वालों में। इसी के साथ फिजिकल बैरियर खत्म होता है, बैरियर का पहला A। चलो जी आगे बात करते हैं B कौन सा होगा? पढ़ाया था मैंने सारणी के हिसाब से, क्लासिफिकेशन के हिसाब से। तो केमिकल बैरियर मेथड। दूसरा है केमिकल बैरियर मेथड। इसमें कुछ केमिकल्स काम में लेंगे। केमिकल्स बोले तो स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेस यूज आएंगे।
कौन से सब्सटेंस काम में लेंगे? स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेस। तो यूज आएंगे, यूज स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेज। वे सब्सटेंसेज जो स्पर्म को किल करने में काम आते हैं उन्हें बोलते हैं स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेज। कहने का उद्देश्य है आप ऐसे कुछ सब्सटेंस काम में लोगे, केमिकल्स काम में लोगे, कुछ जेल काम में लोगे, कुछ स्प्रे काम में लोगे जो स्पर्म को मार देते हैं, और इन्हें हम केमिकल बैरियर मेथड में इंक्लूड कर लेते हैं। और इनके अंदर एक बात इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए याद रखना है, इनकी फेल्योर रेट बहुत ज्यादा होती है, इसलिए WHO के द्वारा रिकमेंडेड नहीं है, WHO के द्वारा एक्सेप्टेड ये नहीं होते हैं। तो याद रखना है, नॉट एक्सेप्टेड बाय WHO, नॉट एक्सेप्टेड बाय WHO। क्यों? बिकॉज या ड्यू टू हाई फेल्योर रेट, इनकी फेल्योर रेट ज्यादा होती है, इस वजह से इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया गया है WHO के द्वारा, ड्यू टू हाई फेल्योर रेट्स। क्लियर है? हमने बात किया, पहला हमने पढ़ा फिजिकल बैरियर मेथड में मेल कंडोम और फीमेल कंडोम, दोनों के क्वेश्चंस मैंने बताए हैं, दोनों में डिफरेंशिएशन बताया है। इसके बाद हमने बात किया केमिकल बैरियर मेथड के बारे में। मैंने बोला यहां केमिकल वर्ड लिया गया है कुछ स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस से, जो मोस्ट कॉमन होता है नोलोक्सोन 9, ये काम में ली जाती है, क्रीम होती है स्पर्मिसाइडल क्रीम। यह मेथड है वह WHO के द्वारा एक्सेप्टेड नहीं है। कारण भी है क्यों नहीं एक्सेप्टेड, वाई? बिकॉज इसकी फेल्योर रेट ज्यादा होती है। चलो जी, इसके भी कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स आते हैं जिसमें इसमें काम में ले सकते हैं, तो इसके फॉर्म्स की हम बात कर लेते हैं। फॉर्म्स ऑफ केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, किस किस तरीके से आप इन्हें काम में ले सकते हैं, तो देखिएगा कुछ फॉर्म्स बता रहा हूं मैं पर्टिकुलरली। जैसे आपने देखा होगा क्रीम, कुछ क्रीम के रूप में आते हैं, और क्रीम में बहुत कॉमन होती है नोलोक्सोन 9, नोलोक्सिनोल 9। इट इज एंटी स्पर्म यानी कि स्पर्मिसाइडल क्रीम, जो स्पर्म को मार देती है। इस क्रीम का नाम होता है नोलोक्सोन 9। इसके अलावा कुछ स्प्रे आपने देखा होगा, और स्प्रे में आता है एरोजोल, एरोजोल के स्प्रे आते हैं, एरोजोल, एरोजोल के स्प्रे होते हैं जो कि स्पर्मिसाइडल की भांति काम करते हैं। इसके अलावा कुछ टैबलेट्स आती हैं, टैबलेट्स, कुछ जेलीज, ये सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि हम काम में लेते हैं, किसके लिए? आपके स्पर्मिसाइडल एक्टिविटीज, या आप बोल सकते हैं केमिकल कॉन्ट्रासेप्टिव के लिए। क्रीम्स, स्प्रे, टैबलेट्स और जेलीज यहां देखी जाती हैं। इसके बाद केमिकल बहुत ज्यादा यूजफुल नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन भी ज्यादा यहां से नहीं आते हैं क्योंकि यह एक्सेप्टेबल भी नहीं है WHO के द्वारा। एक बस आपको नोलोक्सोन 9 क्रीम याद रखनी है कि यह स्पर्मिसाइडल क्रीम होती है। इसके बाद तीसरा टाइप हम बात करते हैं, दो टाइप हमने पढ़ लिए बैरियर के, तीसरा टाइप होता है इसका कंबाइंड मेथड, यानी कि कंबाइंड बैरियर मेथड। पहला आपने पढ़ा फिजिकल, दूसरा आपने पढ़ा केमिकल, और तीसरा पढ़ रहे हो कंबाइंड बैरियर मेथड। नाम खुद बता रहा है, जहां दोनों चीजें काम आए, मतलब जहां पर फिजिकल और केमिकल दोनों का समावेश हो, दोनों एक साथ काम कर रहे हो, तो हम उसे बोल देंगे कंबाइंड बैरियर मेथड। ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है क्योंकि यहां दो मेथडों को एक साथ काम में ले रहे हो। अगर एक फेल भी होता है तो दूसरा आपकी रक्षा ये करेगा, प्रिवेंट करेगा अनवांटेड प्रेगनेंसीज को। इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? दो एग्जाम्पल आते हैं बेटा, और दोनों महत्वपूर्ण हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। पहला आपका होता है टुडे, टुडे।
अब जब ये नाम आपके सामने मैंने लिखा, कभी एग्जाम में भी मिल जाए तो हम बोलेंगे सर टुडे का मतलब तो आज का दिन होता है। बेटा यहाँ टुडे, टुमारो और यस्टरडे की बात नहीं हो रही है, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड हम पढ़ रहे हैं। और टुडे जो है एक ब्रांड नेम है और उस कॉन्ट्रासेप्टिव का नाम होता है वेजाइनल स्पंज। क्या होता है? वेजाइनल स्पंज। वेजाइनल स्पंज जो होता है, स्पंज, उसे हम बोलते हैं टुडे। दूसरा होता है, दूसरा एग्जाम्पल है वेजाइनल डायाफ्राम। वेजाइनल डायाफ्राम, वेजाइनल डायाफ्राम। इसी वेजाइनल डायाफ्राम को एक और नाम से जानते हैं, डच कैप के नाम से भी जाना जाता है। डच कैप के नाम से भी जानते हैं, डच कैप या वेजाइनल डायाफ्राम। इन दोनों को भी इमेजेस में देखिएगा आप, फिर हम इनके बारे में भी इन डेप्थ डिटेल में बात करने वाले हैं, कैसे होते हैं और कहां इंसर्ट करते हैं। दोनों सर्वाइकल बैरियर मेथड होते हैं। सबसे पहले बेटा मैं आपको इमेज दिखा रहा हूं स्पंज की, देखिएगा। यह है स्पंज, यह स्पंज है जो कि पॉलीयूरीथेन का ही बना होता है। जिस चीज से फीमेल कंडोम बना होता है उसी से बना होता है आपका यह स्पंज टाइप में होता है यह। और इसे कहां इंसर्ट करते हैं, ये स्पंज देखिएगा, यहां इसे इंसर्ट किया गया है। बोले तो आपकी जो सर्विक्स है उसके जस्ट ठीक मुंह पर इसे इंसर्ट कर देते हैं। इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? सर्वाइकल बैरियर मेथड। ये अकेला काम करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये तो फिजिकल मेथड हो गया, तो इसमें कुछ मिलाना पड़ेगा, कुछ चीज जोड़नी पड़ेगी, कुछ चीज में डिप करना पड़ेगा। और वह क्या हो सकता है? स्पर्मिसाइडल सब्सटेंसेस, नॉलोक्सोन 9 क्रीम जो आती है वो डालकर फिर उसके बाद इसे इंसर्ट किया जाता है। दूसरा देखिएगा, यहां मैंने इसका ब्रांड नेम की भी फोटो आपको दिखाई है। जैसे टुडे, कभी डायरेक्ट मिले टुडे, इसका मतलब किसकी बात हो रही है यहां पर समझ जाइएगा। यहां ये जो टुडे लिखा हुआ है यह वेजाइनल स्पर्म की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? वेजाइनल स्पर्म की। और यह स्पर्म जो है बिल्कुल गुद्देदार आपके सामने है, ये रहा, जिसे हम इंसर्ट कर देते हैं। स्पंज टाइप में होता है। और इस स्पंज जो है वो किससे मिलकर बना होता है, किस चीज का से फॉर्म्ड होता है? तो आंसर होगा पॉलीयूरीथेन का ये बना होता है। इसे कहां इंसर्ट करते हैं? आपके सामने इमेज है, सर्विक्स के मुंह पर इसे इंसर्ट किया जाता है। इसलिए मैं इसे एक नाम से बोलूंगा, सर्वाइकल आपका कॉन्ट्रासेप्टिन की भांति काम करेगा और वहां पर इसे इंसर्ट किया जाता है। यह पहला डायग्राम है जो टुडे के नाम से जाना जाता है। कंफ्यूज नहीं होना है, टुडे का मतलब यह है आपकी वेजाइनल स्पंज। दूसरा आपका सामने मैंने इमेज पेश की है, यह इमेज है डायाफ्राम की। किसकी है? डायाफ्राम। देखिएगा, डायाफ्राम, वेजाइनल डायाफ्राम। यह एक डोम शेप है, ढक्कन के आकार का होता है, डोम शेप, ऐसे देखिएगा डोम शेप है। इसमें भी लगभग 5 ml के आसपास क्रीम भर देते हैं, स्पर्मिसाइडल क्रीम भर के, और फिर इसे इंसर्ट करते हैं। जगह वही है, सेम देखिएगा बेटा, यह भी वहीं रखा हुआ है जहां पर क्या है? सर्विक्स। ये यहां से यूट्रस चालू हो गया आपका, यह वेजाइनल कैनाल है। हमने इसके मुंह पर एक ढक्कन लगा दिया। किसके मुंह पर ढक्कन लगा रहे हो आप? आपने वेजाइना के जस्ट ऊपर जहां सर्विक्स है, बोले तो यूट्रस जहां शुरू हो रहा है, जो जंक्शन है दोनों का, वहां पर इसे फिट कर दिया। डीप इनटू द वेजाइना फिट करते हैं, नियर टू द सर्विक्स। इसे क्या हो रहा है? ये जो बारीक 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 आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रही हैं, समझ रहे होंगे ये क्या है? जिसकी ऐसे पूंछड़ी टेल होती है, क्या बोलते हैं इन्हें हम? स्पर्म। ये स्पर्म गति कर रहे हैं, यहां पहुंचना चाहते हैं, लेकिन यहां आगे तो रास्ता बंद है। क्या यह फीमेल प्रेग्नेंट होगी? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि यह क्या करेगा? बैरियर मेथड है बेटा, दोनों के बीच में दीवार बन गई। इधर तो आपके आने वाले हैं, यहां तो आपका ओवम आने वाला है इधर से, और यहां से स्पर्म जाने वाले हैं, और यहां फर्टिलाइजेशन होना है, लेकिन यहां नहीं हो पाएगा,
क्योंकि बीच में एक दीवार है और इसमें भी एक क्रीम तुमने भर दी। वह क्रीम कौन सी है? स्पर्मिसाइडल क्रीम है। जैसे ही बेचारे ये यहां पहुंचेंगे स्पर्म, इन्हें यहां मार दिया जाता है, इनकी आत्महत्या हो जाती है, इनका सुसाइड कर दिया जाता है, इन्हें किल कर दिया जाता है। इससे ये यहां नहीं पहुंच पाएंगे और यह फीमेल प्रेगनेंसी को कंसीव नहीं करेगी। तो ये दोनों जो मेथड्स हैं, दोनों की एग्जांपल्स जो हैं मैंने आपके सामने रखे हैं। एक आपकी है टुडे के बारे में और एक मैंने रखा है वेजाइनल स्पंज के बारे में। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं वह आपको ध्यान रखना है। दोनों पॉइंट्स जो हैं आपके डायफ्राम और आपका स्पंज, दोनों किस में आते हैं याद रखें। दोनों किस के एग्जाम्पल होंगे? तो हमें याद रखना है कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव के एग्जाम्पल ये होते हैं। क्या क्या डिफरेंशिएशन इनमें होता है यह हम देख लेते हैं इमेजेस के साथ में। तो मैं आपके दोनों का बाइफर्ग्रेशन करके बता देता हूं, दोनों में बेसिक डिफरेंस के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में। इधर हम लिख रहे हैं डायाफ्राम के बारे में और इधर हम लिख रहे हैं स्पंज के बारे में। नाम मैं बता चुका हूं, एक को हम बोल रहे हैं टुडे और दूसरे को बोल रहे हैं डच कैप, जो आपने देख लिया है। डायफ्राम बना होता है किसके द्वारा? तो याद रखना है मेड बाय लैटेक्स, फ्लेक्सिबल रिंग है यह लैटेक्स और फ्लेक्सिबल होता है। बोले तो ऐसा सोचो जैसे मेल कंडोम की बात हो रही है, मेल कंडोम भी लैटेक्स का ही बना होता है। इधर फीमेल कंडोम सोच लीजिएगा ये किससे मिलकर बना होगा? पॉलीयूरिथेन रिंग है, मेड बाय पॉलीयूरिथेन स्पंज। यानी ये स्पंज किससे मिलकर बना है? तो बोलेंगे पॉलीयूरिथेन का स्पंज होता है। मतलब जिससे फीमेल कंडोम बनता है उससे तो यह बन रहा है और जिससे मेल कंडोम बनता है उससे डायाफ्राम बन रहा है। शेप देखिएगा, यह कौन सी शेप में था? तो यह डोम शेप में था, गुंबदाकार शेप में था, ऐसा था, ऐसा डोम शेप में। तो डोम शेप का होता है। यह तो स्पंज है, गुदगुदा है, स्पंज है। क्या फिल करते हैं? तो याद रखना है इसमें तुम्हें फिल करना है 5 ml स्पर्मिसाइडल। कितनी? 5 ml स्पर्मिसाइडल जो आपको भरना है किसके अंदर बेटा? तो बोलना है डायाफ्राम में। इसमें कितना भरना है? तो बोलना है आपको कि इसमें आप लगभग 1000 मिलीग्राम मिलीग्राम फिल कर सकते हैं। फिल करेंगे आपकी नॉलोक्सोन 9 नॉक्सिनॉल, यानी स्पर्मिसाइडल जो है आपकी है वो इसमें फिल कर लेंगे। और इसे फिल करने के बाद इसमें 5 ml है, इसमें 1000 मिलीग्राम फिल कर लेंगे और इसमें उसको यूज करेंगे। अब एक बात और आती है कि इसे इंसर्ट करने से पहले आपको इसे गीला करना पड़ेगा, वीट करना पड़ेगा ताकि ये काम आए। तो याद रखना है इसे वीट करना है, गीला करना है। किसके साथ में? विथ विनीगर। विनीगर बोलते हैं सिरका को, विनीगर, सिरका। विनीगर का हिंदी नाम होता है बेटा सिरका, या ओलाइव ऑयल, जैतून का तेल। ओलाइव ऑयल बोलते हैं जैतून के तेल को, जैतून का तेल। इन दोनों से आपको वीट करना है बिफोर इंसर्शन। जब आप इसे अंदर डालना चाहते हैं, इंसर्ट करना चाहते हैं, उससे पहले आपको इसे किससे लुब्रिकेट करना पड़ेगा? विनीगर ऑयल या ओलाइव ऑयल से आपको क्या करना पड़ेगा? इसे प्री लुब्रिकेट करना पड़ेगा, फिर ही आप इनसे इंसर्ट कर सकते हैं। यहां आपका जो है ये खुद अपने आप में क्या है, एक प्रकार से आपने क्रीम इसमें डाल दी है और
यह यूज हो जाएगा। इसके बाद प्लेसमेंट देखिएगा, इधर डायाफ्राम की बात चल रही है और इधर स्पंज की बात चल रही है। सेम प्लेसमेंट, दोनों एक ही जगह प्लेस होते हैं। और प्लेसमेंट कहाँ है? यह सर्वाइकल रीजन के पास में है, यानी नियर टू सर्विक्स, नियर टू सर्विक्स। यह भी कहां होगा? नियर टू सर्विक्स। इसका प्लेसमेंट भी कहां है? तो बोलेंगे नियर टू सर्विक्स। दोनों सर्विक्स के मुंह पर हैं, जैसे आपने इमेज में देखा, और स्पर्म को किल करने में काम करते हैं। एक्शन होगा स्पर्मिसाइडल। किस एक्शन से काम करती हैं? तो स्पर्मिसाइडल, स्पर्मिसाइडल एक्शन से ये काम करती हैं। यह किस एक्शन से काम करेगा? तो यह भी स्पर्मिसाइडल एक्शन से ही काम करेगा। दोनों स्पर्मिसाइडल एक्शन से काम करने वाले हैं, स्पर्म को मारने वाले हैं। अब बात कर रहे हैं हम इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट की। इंसर्शन का समय, कब इंसर्ट करते हैं और कब रिमूव करेंगे। तो इसे इंसर्ट करते हैं जस्ट बिफोर इंटरकोर्स, जस्ट बिफोर सेक्स, सेक्स से जस्ट पहले। इसे भी इंसर्ट करना है जस्ट बिफोर सेक्स, जस्ट बिफोर सेक्स, सेक्स से जस्ट पहले से इंसर्ट कर दिया। क्वेश्चन आता है, ऋषिकेश एम्स में 2 बार पूछा गया है, निकाल कब तक लेते हैं। तो दूसरा पॉइंट है रिमूव, कब तक निकाल लेना चाहिए, और एक स्टे, कब तक बने रहना है। तो यहां पॉइंट बनता है स्टे, कब तक अंदर बने रहेंगे। तो समय है 6 आवर, 6 घंटे तक इन्हें अंदर बनाए रखना है। इंटरकोर्स के बाद भी कितने समय तक अंदर रहेंगे? 6 आवर तक अंदर रहेंगे दोनों। तीसरा पॉइंट, कब तक रिमूव कर लेना चाहिए। तो पॉइंट बनता है 24 घंटे के अंदर तक आपको रिमूव कर लेना चाहिए, विथ इन 24 आवर। कब तक रिमूव करना चाहिए? 24 घंटे के अंदर अंदर, विथ इन 24 आवर। 24 घंटे के अंदर अंदर हम इसे क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। अगर नहीं किया 24 घंटे के बाद तो क्या हो जाएगा? तो करेंगे टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। नॉट रिमूव्ड फॉर 24 आवर, तो क्या कोज कर देगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। और यह भी क्या कोज कर देगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। यानी कि दोनों को 24 आवर में रिमूव कर लेना चाहिए, वरना तो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम कॉज कर देंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें थी इनके बारे में, आप इन्हें देखिएगा। किस किस के बारे में हमने बात की है? सबसे पहले हमने यहां से स्टार्ट किया कंबाइंड बैरियर मेथड। मैंने बताया कंबाइंड बैरियर मेथड जो आपका होता है, इस कंबाइंड बैरियर मेथड में पहला है फिजिकल, और दूसरा है केमिकल, और तीसरा होता है कंबाइंड बैरियर मेथड में। और फिर हमने डिस्कस किया फिजिकल वाला। 2 एग्जांपल हमने यहां लिए थे फिजिकल में, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। केमिकल में कुछ क्रीम्स, जेलीज, इनके बारे में हमने बात किया। फिर कंबाइंड पर आ गए। कंबाइंड बोले तो दोनों एक साथ। 2 एग्जांपल मैंने बताए, एक वेजाइनल स्पंज या टुडे, दूसरा डायाफ्राम या डच कैप्स। बेसिक डिफरेंस मैंने बताना चाहा, ये लेटेक्स का बना है, पॉलीयूरिथेन का बना है, डोम शेप होता है, ये स्पंज का है। ये 5 ml फिल करता है, इसमें 1000 mg फिल कर लेते हैं। नॉलोक्सोन 9 क्रीम होती है। वीट करके फिर इंसर्ट करना है। किससे वीट करते हैं? विनेगर या ऑलिव ऑयल से हम इसमें क्या करते हैं? वीट करते हैं, भिगोते हैं। दोनों का नाम याद रखना है आपको। इसके अलावा प्लेसमेंट दोनों सर्विक्स के पास में होते हैं, वही रहेंगे। स्पर्मिसाइडल एक्शन की भांति काम करते हैं। कब इंसर्ट करना, ये क्राइटेरिया दोनों का बिल्कुल सेम है। जस्ट बिफोर सेक्स इंसर्ट करना है। कितनी देर तक बनाए रखना है अंदर, यह सवाल ऋषिकेश एम्स में पूछा जा चुका है और एम्स में भी पूछा जा चुका है।
याद रखना है 6 घंटे तक इन्हें अंदर बनाए रखते हैं, इंटरकोर्स हो जाने के बाद में भी, मतलब तुरंत नहीं निकालना है। इंटरकोर्स हो गया फिर भी वहीं रहेंगे 6 घंटे तक। तो कब तक निकालो? 24 घंटे तक निकालो। नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। याद करो वैक्सीन मीजल्स, उस दिन मैंने बताया था मीजल्स की वैक्सीन के दौरान कि एक तो मीजल्स की वैक्सीन और एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम देखने को मिल जाता है। तो दीज आर द आज की क्लास के हाइलाइट्स पॉइंट्स। सबसे पहले ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें जो कि नेचुरल मेथड होता है, उसका प्रोसेस मैंने बताया कैसे ये काम कर रही है। कुछ एमसीक्यूज लाइक कब तक एमेनोरिया रहता है? 6 महीने तक। कब एक्स्ट्रा कॉन्ट्रासेप्शन लेना चाहिए? 3 महीने तक। ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा रहे तब कब लेना चाहिए? 1 महीने बाद में। और सबसे बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा है? पॉप। कौन सा काम में नहीं लेना चाहिए? माला डी और माला एन। फिर बैरियर मेथड में फिजिकल बैरियर मेथड की बात करें, मेल कंडोम और फीमेल कंडोम। फीमेल कंडोम को बोलते हैं फेमिडोम, मेल को बोलते हैं निरोध। इनके बारे में बात करें, एडवांटेज डिसएडवांटेज इनके बारे में हमने डिस्कस किया। फिर हम कमांड पे आपका केमिकल पे चले गए थे। स्पर्मिसाइडल सब्सटेंस काम में लेते हैं, एक्सेप्टेबल नहीं है WHO के द्वारा क्योंकि फेल्योर रेट इसकी ज्यादा होती है। कुछ फॉर्म्स की हमने बात की, पर्टिकुलर फॉर्म्स जो काम आती है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कमांड पे चले गए, टुडे और वेजाइनल डायाफ्राम के बारे में हमने बात की। कुछ इमेजेस भी मैंने आपको दिखाई है, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग की इमेज ये है आपके सामने है, मेल कंडोम की इमेज, फीमेल कंडोम की इमेज और रिंग और प्लेसमेंट कहाँ कर रहे हैं, टुडे का प्लेसमेंट इसकी और इसका इमेज कैसा होता है। इसके अलावा फाइनली आपका डायफ्राम कैसा होता है, उसका प्लेसमेंट कहाँ होता है। तो ये सब पॉइंट्स थे आज की क्लास के। इसी के साथ हमने 2 चीजें क्लियर कर ली हैं, कॉन्ट्रासेप्शन के 2 मेथड्स कंप्लीट कर लिए हैं, नेचुरल मेथड और बैरियर मेथड। मिलेंगे अगली क्लास में तीसरे के साथ में, और होगा कौन सा? हार्मोनल मेथड। इसमें हम ओसीपीस के बारे में बात करेंगे, मिनी पिल्स के बारे में बात करेंगे, इंजेक्टेबल की बात करेंगे, नॉर सबडर्मल इम्प्लांट की बात करने वाले हैं। क्लियर है? आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी के टॉपिक हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ में।